नमस्कार साथियों, आज हम बुंदेलखंड की बात करते हैं और ललितपुर से शुरुआत करते हैं। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की बानी में पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर जिस तरह प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, उसी तरह अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए भी जाना जाता है। बुंदेलखंड के आंचल में बसा ललितपुर बुंदेली सूरवीरों के गौरवशाली इतिहास से भरा हुआ है। कालांतर में बुंदेलखंड सूखे के लिए विख्यात था और अब उसी बुंदेलखंड का एक क्षेत्र ललितपुर जो अब अपने बांधों के लिए विख्यात है। इस जिले में जितनी संख्या बांधों की है, मैं समझती हूँ कि किसी और जिले में इतने डैम या बांध नहीं होंगे। तो आइए चलते हैं ललितपुर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे यहाँ का इतिहास, धार्मिक स्थल, पौराणिक स्थल, ललितपुर की पहचान, यहाँ के बांध और ऐतिहासिक धरोहरों को जो आज भी अपनी कहानी स्वयं कहते हैं। भारत के नक्शे पर जिस तरह श्रीलंका लटका हुआ है, उसी तरह यूपी के नक्शे पर ललितपुर लटका हुआ है। इसी वजह से इसे यूपी की लंका भी कहते हैं। आइए इतिहास के पन्ने पलटकर पहले इसका इतिहास जान लेते हैं। ज्ञात ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर लगभग 15वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र गोंड राजवंशों के अधीन आता था। 16वीं सदी में लगभग इसे ओरछा के राजा रुद्र प्रताप बुंदेला ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। फिर 17वीं शताब्दी में इस क्षेत्र को चंदेरी के बुंदेला राजपूतों ने अपने अधिकार में ले लिया। एक बार चंदेरी के राजा सुमेर सिंह अपने क्षेत्र का भ्रमण करते हुए व शिकार खेलते हुए इस क्षेत्र में आए। यहीं पर एक कुंड में उन्होंने स्नान किया और चंदेरी लौट गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनका चर्म रोग ठीक हो गया। तब उन्हें वह बातें याद आईं कि जब वह कुंड में स्नान कर रहे थे तो कुछ लोगों ने बताया था कि उस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। जब यह बातें रानी ने सुनी तो रानी ने उस दिव्य कुंड को देखने की इच्छा जताई। राजा और रानी फिर इस क्षेत्र में भ्रमण करने आए। जब रानी ने इस कुंड को देखा तो उन्होंने इसे खुदवा कर बड़ा करवाया व इसके चारों तरफ घाट बनवाए। इस कुंड का नाम उन्होंने सुमेरा तालाब रख दिया। तो राजा ने भी अपनी पत्नी रानी ललिता देवी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम ललितपुर रख दिया। तब से यह क्षेत्र ललितपुर के नाम से जाना जाता है। फिर 18वीं शताब्दी में यहाँ मराठों का आधिपत्य हो गया। इसके बाद ग्वालियर के राजा दौलत राव सिंधिया ने 1811 में चंदेरी पर अपना कब्जा कर लिया और 1812 में ब्रिटिश कर्नल बैप्टिस्ट को चंदेरी का प्रबंधन सौंपा, जिसका मुख्यालय सिंधिया ने ललितपुर को बनाया। फिर 1844 में दौलत राव सिंधिया ने ललितपुर व चंदेरी के क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने चंदेरी में अपना मुख्यालय बनाया। इसी क्षेत्र के रहने वाले भीम सिंह चौबे, जिन्हें यहाँ महाराज भीम सिंह के नाम से जाना जाता है, अपनी प्रशासनिक कौशल, अपनी योग्यता, अपनी वीरता व अपनी बुद्धिमानी के कारण उन्होंने प्रगति की। फिर तात्कालिक चंदेरी राज्य के प्रमुख बने व बाद में चंदेरी के प्रधानमंत्री बने और ललितपुर पर राज करने लगे। भीम सिंह की मृत्यु के बाद उन्हीं के वंशजों को यहाँ का जागीरदार नियुक्त किया गया। महाराज भीम सिंह का परिवार ललितपुर का सबसे प्रसिद्ध परिवार है। ललितपुर के चौबियाने क्षेत्र में आज भी इनके महल बने हुए हैं और उनके वंशज आज भी यहाँ निवास करते हैं। इनका पुश्तैनी महल लगभग 400 साल पुराना बताया जाता है। पुरानी खबर, बड़वार हाउस, ललितपुर हाउस व कई पुराने किले व महल आज भी यहाँ मौजूद हैं, जहाँ चौबे परिवार निवास करता है। चौबे परिवार के तेज सिंह चौबे ने सर्व सुख नामक फर्म की एक कंपनी बनाई। इस कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कोटा मिर्जापुर व्यापार मार्ग पर अपना अधिकार कर लिया। कहा जाता है कि एक समय इस शाही परिवार के पास 30,000 बैलगाड़ियां थीं। ब्रिटिश काल में चौबे परिवार अपने शाही जीवन के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि जब पड़ोसी राज्य में धन की कमी होती थी तो चौबे परिवार ही उन्हें धन देता था। और तभी से यह कहावत प्रसिद्ध है कि झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर कबू न छोड़ियो जब तक मिले उधार। इस कहावत का अर्थ है कि झांसी में पानी की कमी से गला सूखता था, मतलब गले की फांसी, और दतिया में राजा निवास करते थे। दतिया काफी संपन्न व प्रसिद्ध था, इसलिए गले का हार। और ललितपुर में साहूकारी से जो ब्याज पर पैसा बांटते थे, उधार देते थे, इसलिए ललितपुर को न छोड़ने की बात कही गई है। यह प्राचीन कहावत जो आज भी कही जाती है आनंद के साथ जब भी बात झांसी, दतिया और ललितपुर की होती है। फिर 1902 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव मजिस्ट्रेट के पद पर
चौबे परिवार के राम भरोसे चौबे व कामता प्रसाद चौबे को सम्मानित किया गया। ललितपुर का पुराना नेहरू कॉलेज इसी परिवार की देन है। एसडीएस कॉन्वेंट स्कूल भी इसी परिवार की दी हुई जमीन पर बना है। चौबे परिवार के कुछ वंशज ललितपुर व कुछ झांसी में भी निवास करते हैं। आइए अब चलते हैं ललितपुर के हृदय स्थली यानी कि केंद्र में विराजमान श्री हनुमान मंदिर, जिन्हें तुमन मंदिर के नाम से जानते हैं। लगभग 100 साल पहले इसे तोपन का टीला कहा जाता था। 100 साल पहले यहाँ अंग्रेजों की तोपें रखी जाती थीं। यहाँ इंडियन ब्रिटिश आर्मी की छावनी थी। यहाँ पास ही खबना पुल नामक पुल के नीचे बहते हुए नाली के पास एक चमत्कारी हनुमान जी की प्रतिमा मिली, जिसे पंडित राम प्रकाश व सेठ शिवराम दास महेश्वर जी ने अंग्रेज अफसरों की स्वीकृति से कच्चा चबूतरा बनाकर छोटी सी मड़िया में हनुमान जी की विधिवत स्थापना कर दी। सन 1931 में चौबे परिवार ने यहाँ संगमरमर की मड़िया बनाई व विशाल चबूतरा बनवाया। जनश्रुति के अनुसार चबूतरे के पास ही एक कुआं स्थित है, जिसमें हिंदू व मुस्लिम लोग मिलकर समान रूप से कुएं का पानी दैनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रख्यात चित्रकार ओम प्रकाश विरथरे ने उस समय को बहुत ही उत्तम तरीके से इस चित्र में चित्रित किया है। समय के साथ साथ तोपन का टीला अब तुमन मंदिर के नाम से विख्यात है, जो अब काफी विशाल रूप ले चुका है। यह मंदिर भी ललितपुर के प्रमुख मंदिरों में से एक है। आइए अब चलते हैं गोविंद सागर बांध। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने 1992 में इसे बनवाया था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम गोविंद सागर बांध रखा गया है। गोविंद सागर बांध देश का पहला ऐसा बांध है जिसमें साइफन प्रणाली लगाई गई है। पानी और हवा के दबाव से चलते साइफन स्वतः ही चालू हो जाते हैं व बांध का पानी एक लेवल तक निकालकर स्वतः ही बंद हो जाते हैं। इसमें 18 गेट बने हुए हैं। यह बांध शहजाद नदी पर बना है, जो ललितपुर के किनारे से बहती है। इसमें 3 साइफन लगे हैं। पानी की निकासी को भारत में साइफन 2 जगह लगे हैं, एक ललितपुर व दूसरे पंजाब के भाखड़ा नागा डैम में। पानी के अतिरिक्त दबाव से डैम टूट न जाए इसलिए यह साइफन लगाए जाते थे। यह अपने आप ही चालू हो जाते हैं व स्वतः ही बंद हो जाते हैं। आइए अब चलते हैं देवगढ़। विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच प्राचीन संप्रदायों के लिए विख्यात बेतवा के सुरमई किनारे के समीप एक ऊंची पहाड़ी पर त्रिधर्म आस्था का केंद्र देवगढ़ ललितपुर से मात्र 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवगढ़ जैन एवं वैष्णव संप्रदाय की मूर्ति का कला केंद्र है। देवगढ़ का किला जो मात्र अवशेष के रूप में बचा है, इसी किले के परकोटे के अंदर 41 जैन मंदिर हैं। हजारों की संख्या में जैन प्रतिमाएं बिखरी हुई हैं। इसके अतिरिक्त 18 मान स्तंभ व सैकड़ों की संख्या में अभिलेख उत्कीर्ण हैं। देवगढ़ की 3 घाटियों में सिद्ध घाटी, राज घाटी एवं नाहर घाटी में गुप्तकालीन कला के दर्शन होते हैं। 41 जैन दिगंबर मंदिरों में से एक मंदिर जिसमें शांतिनाथ जी की विशाल प्रतिमा है। अपने समय में देवगढ़ काफी विकसित रहा होगा। यहाँ जैन, बौद्ध, वैष्णव धर्मों का अस्तित्व एक साथ रहा होगा और सभी ने अपने अपने स्तर पर यहाँ विकास कार्य किए होंगे। यहाँ पर कई प्रतिमाएं पहाड़ी को काटकर उत्कीर्ण की गई हैं। यहाँ पर 3 संग्रहालय हैं। पहाड़ी पर स्थित देवगढ़ संग्रहालय, जैन संग्रहालय एवं आइए अब चलते हैं राजघाट बांध, जो ललितपुर से चंदेरी मार्ग पर बना हुआ है। ललितपुर से इसकी दूरी 22 किलोमीटर व चंदेरी से 14 किलोमीटर है। राजघाट बांध की आधारशिला स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी द्वारा सन 1971 में रखी गई थी। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा पर बना यह बांध काफी विशाल है। इसमें 18 गेट हैं। इसी बांध के पानी से बिजली बनाई जाती है। इस बांध के एक तरफ मध्य प्रदेश व एक तरफ उत्तर प्रदेश है। इसके जल ग्रहण का क्षेत्रफल 17,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 70 गांव डूब गए थे, जिसमें पंचम नगर, बारी, सिरनौर, नरेड़ी आदि प्रमुख हैं। इन स्थानों से प्राप्त मूर्तियां रामनगर पैलेस संग्रहालय में रखी हुई हैं। इसका आधिकारिक नाम राजघाट जल विद्युत स्टेशन है व इसे लक्ष्मीबाई जलाशय के नाम से भी जानते हैं। बरसात के समय यहाँ का नज़ारा काफ़ी रोमांचकारी व विस्मयकारी होता है। बांध के ऊपर से जब आप पानी को निकलते देखेंगे तो मन के अंदर घबराहट महसूस होने लगती है, पर सामने पानी ही पानी, जिसका नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। आइए अब चलते हैं नीलकंठेश्वर त्रिमूर्ति मंदिर पाली। यह ललितपुर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी व पाली से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह प्राचीन शिव मंदिर है। मंदिर में ऊपर जाने के लिए कई सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहीं पर एक कुंड भी बना है। कहते हैं इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। यह मंदिर चंदेलों द्वारा लगभग 8वीं या 9वीं शताब्दी में बना हुआ प्रतीत होता है।
अद्भुत अद्वितीय यह काले रंग की 3 मुखों की प्रतिमा, इस दिव्य विलक्षण प्रतिमा के 8 हाथ बने हुए हैं। बगल में योगिनियां बनी हुई हैं, भैरव बाबा भी साथ में खड़े हुए हैं। प्रथम मुख के शीश से गंगा जी बहती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरी मूर्ति ध्यान मुद्रा में रुद्राक्ष की माला से जप करते हुए दिखाई देती है। मस्तक पर तीसरा नेत्र बना हुआ है। वह तीसरी मूर्ति या मुख में अर्धनारीश्वर रूप को दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा। औरंगजेब के आदेश से जब यह मूर्ति मंदिर को तोड़ा गया तो जैसे ही सिपाहियों ने मूर्ति पर प्रहार किया, मूर्ति पर उस प्रहार का निशान आज भी मौजूद है। तब उस जगह से दूध की धारा बहने लगी और तेज गर्जना होने लगी। यह देखकर सिपाहियों ने भगवान से क्षमा याचना कर यहाँ से चले गए। मंदिर काफी प्राचीन है, पर इसकी बाहरी संरचना का निर्माण बाद में किया गया है। इस मंदिर की एक और खास बात, यह शिखर विहीन मंदिर है। चारों तरफ घना जंगल। मंदिर परिसर को देखकर लगता है कि अपने समय में यह काफी विस्तृत व विशाल मंदिर रहा होगा। शिवरात्रि के समय यहाँ पर मेला लगता है। वर्ष भर श्रद्धालु बहुत दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहीं पर 1 किलोमीटर दूर पर है सीतामढ़ी आश्रम। यहीं पास ही अतिथि गृह है। जो श्रद्धालु दूर से आते हैं उनके रुकने के लिए यह आश्रम बना हुआ है। इस पाली जनपद में पान की खेती होती है। यहाँ का पान बहुत ही प्रसिद्ध पान है। पान की फसल लगभग 6 महीने में तैयार होती है। इसे देसी पान कहते हैं। नीलकंठेश्वर मंदिर के पास ही पाली जनपद में ही सतीमणि मंदिर है। इसी के पास कई छोटे छोटे झरने हैं। यहीं पास ही चूवन का झरना भी है जो काफी खूबसूरत, बहुत ही सुंदर नजारा। हमारे बुंदेलखंड में खूबसूरत जगहों की कमी नहीं है। कमी है तो बस जानकारी का अभाव। अगर सरकार इन जगहों तक पहुंचने के लिए मार्ग सुगम कर दे तो पर्यटक खुद ब खुद वहां पहुंचेंगे। इस चूवन के झरने से बरस भर पानी की धार बहती है। बरसात में आप इसका रौद्र रूप देख सकते हैं। आइए चलते हैं रणछोड़दास मंदिर और मुचकुंद की गुफाओं में। ललितपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर घने जंगलों में एमपी-यूपी बॉर्डर पर बेतवा नदी के किनारे रणछोड़ धाम मंदिर बना हुआ है। बेतवती यानी बेतवा नदी की कल कल करती धारा और लंबी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच यह श्री कृष्ण का रणछोड़ धाम मंदिर विराजमान है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु प्राकृतिक छटाओं के बीच श्री कृष्ण की लीलाओं को जानने आते हैं। इस जगह का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में भी मिलता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी कि क्यों भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़कर यहाँ आना पड़ा। रणछोड़दास मंदिर से यह जगह मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ललितपुर में यह जगह धार्मिक स्थल के रूप में जानी जाती है। यह जगह घने जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ आने के लिए आपको पहाड़ पर चढ़ना होगा, ट्रैकिंग करनी होगी, पर यहाँ का नजारा देखकर आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। श्री कृष्ण जी के पूर्वज मुचकुंद जी, जिन्होंने असुरों के खिलाफ देवताओं की सहायता की थी, तो इंद्रदेव ने उन्हें खुश होकर वरदान मांगने को कहा, परंतु मुक्ति के अलावा कोई भी वरदान मांग सकते हो। तो मुचकुंद जी ने निद्रा मांगी और यह भी वर मांगा कि जो भी मेरी निद्रा भंग करे वह तुरंत भस्म हो जाए। तो मुचकुंद जी यहाँ गुफा में आकर सो गए। जब मुचकुंद जी यहाँ सोए थे तब त्रेता युग चल रहा था। कालांतर में द्वापर युग के समय एक काल यवन नामक राक्षस, जिसे परास्त करना असंभव था, उसे पता चला कि श्री कृष्ण जी ही उसे परास्त कर सकते हैं। तो काल यवन ने श्री कृष्ण जी की नगरी पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के वरदान के कारण काल यवन को परास्त करना असंभव लगने लगा। तब श्री कृष्ण जी ने युक्ति लगाई, वह रण छोड़कर भाग गए। इसी वजह से उन्हें रणछोड़दास भी कहते हैं। श्री कृष्ण जी भागकर मुचकुंद की गुफाओं में गए और गुफा में सो रहे मुचकुंद जी के ऊपर अपने पीतांबर वस्त्र डाल दिए। काल यवन श्री कृष्ण का पीछा करते हुए इस गुफा में प्रवेश किया। अंधेरा होने की वजह से काल यवन जी ने मुचकुंद जी को ही श्री कृष्ण समझावा उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। मुचकुंद जी ने जैसे ही आंख खोली तो उनकी निद्रा भंग करने के कारण काल यवन वहीं भस्म हो गए। श्री कृष्ण जी ने आशीर्वाद देकर उन्हें मुक्ति का मार्ग बताया। जिले में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व की धरोहरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन प्राचीन विरासत की उचित देखभाल न होने की वजह से पर्यटन स्थलों के अस्तित्व पर संकट आ गया है। दर्जनों ऐसे स्थल हैं जो आकर्षक नक्काशी युक्त धार्मिक और पुरातात्विक महत्व को दर्शाते हैं। देखभाल व विकास की जगह इन स्थानों पर पुरातात्विक विभाग मात्र एक साइन बोर्ड लगाकर भूल जाते हैं। अगर इन स्थानों के विकास के लिए उचित प्रयास किए जाते तो जनपद में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलता। इन्हीं जगहों में से
ये जगह भी हैं चांदपुर और जहाजपुर, जहां अपार पुरातात्विक संपदाएं बिखरी पड़ी हैं। तो आइए चलते हैं चांदपुर, जो ललितपुर का ही एक गांव है। बेतवा नदी के किनारे चांदपुर जहाजपुर स्थित कुछ एक मंदिर में ही मूर्तियां विराजमान हैं और वह भी खंडित हो चुकी हैं। जहाजपुर में तला का बड़ा के दो तरफ जो प्राचीन खंडित मंदिर अतीत की कहानी खुद ही बयां कर रहे हैं। लाल पत्थरों से बने इन प्राचीन मंदिरों के प्रत्येक द्वार पर देवी देवताओं की आकर्षक कलाकृतियां बनी हुई हैं। कई स्थानों पर नंदी और वराह भगवान की मूर्तियां भी मौजूद हैं। तालाब के पीछे की ओर दो मंदिर और हैं, जहां मंदिर के चारों ओर प्रमुख द्वार के पास दीवारों पर श्री गणेश और वराह भगवान के अलावा अन्य देवी देवताओं के साथ हाथी, घोड़ा व शेर की कलाकृतियां बनी हुई हैं। अगर आप इनके बारे में सोचेंगे तो इनकी भव्यता आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि उस समय यह किस भव्यता के साथ यहाँ खड़े होंगे। यही एक तालाब के बीचों बीच एक स्तंभ है। इस पर भी कलाकृतियां बनी हुई हैं जो चंदेलकालीन प्रतीत होती हैं। पत्थरों की बाउंड्री है, वह खंडित मंदिरों के देवस्थान भी हैं, जिनकी बर्बादी की कहानी आप यहां आकर स्वयं देख सकते हैं। यहां चारों तरफ हमें कई आधार शिलायुक्त अवशेष भी नजर आते हैं। सैकड़ों अधूरी प्रतिमाएं बिखरी पड़ी हुई हैं। पर्यटकों को यहां आने के लिए सुविधाओं की बहुत कमी है। यहीं से रेलवे लाइन भी निकलती है, जिसके एक तरफ चांदपुर व एक तरफ जहाजपुर है। दोनों गांवों में सिर्फ रेल की पटरियों का ही फासला है। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन जनपद धौर्रा है। धौर्रा से यहाँ की दूरी मात्र 4 किलोमीटर की है, पर यहाँ तक आने के लिए आपको कोई भी रास्ता सुगम नहीं है। आइए अब चलते हैं सुमेरा तालाब। जब उस दिव्य कुंड पर सुमेरा तालाब का निर्माण हुआ था, तब यहाँ जंगल हुआ करता था, पर आज यहाँ खूबसूरत शहर बस चुका है। यहाँ पर आधुनिक शहर की हर सुख सुविधाएं मौजूद हैं। इसी शहर के बीच में बना यह सुमेरा तालाब, जिसका निर्माण राजा सुमेर सिंह ने कराया था। शहर वासियों के मनोरंजन के लिए बहुत ही अच्छी जगह। यहाँ आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। इस तालाब के किनारे बने मंदिर आस्था का मुख्य केंद्र हैं, जिनमें नरसिंह भगवान का मंदिर काफी विख्यात है, जहां लोग दर्शन करने बड़ी दूर दूर से आते हैं। इसी तालाब पर फिल्म की शूटिंग हो चुकी है। ललितपुर शहर के अन्य जगहों पर भी शूटिंग की गई है। आइए अब चलते हैं शहर का भ्रमण करते हुए घंटाघर। यह घंटाघर स्वतंत्रता सेनानियों की याद में बनाया गया है। इसके ऊपर अशोक की लाट बनी हुई है, यानी 4 शेरों वाली मूर्ति। उसके नीचे घड़ी लगी हुई है, बीच में चंद्रशेखर जी की मूर्ति लगी है। काफी खूबसूरत शहर। यह एक ऐसा शहर है जिसे बुंदेलखंड के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ की बोली भाषा, खान पान, रहन सहन, यहाँ का राई नृत्य, शेरा नृत्य बुंदेलखंड की मुख्य पहचान है, जो धरोहर के रूप में यहाँ के लोगों ने, यहाँ के वासियों ने बचा कर रखी है। ललितपुर जिले में 5 तहसील हैं: ललितपुर, महरौनी, तालबेट, मंदावड़ा और पाली। 754 गांव इसके अंतर्गत आते हैं। ललितपुर रेलवे स्टेशन दिल्ली बॉम्बे ट्रेन रूट पर है। कश्मीर से कन्याकुमारी NH 44 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग ललितपुर से होकर गुजरता है, जो ललितपुर को भारत के मुख्य शहरों से जोड़ता है। उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला ग्रेनाइट के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पत्थरों की बड़ी बड़ी खदानें हैं। हमारे बुंदेलखंड में 15 से 20 किलोमीटर पर आपको कुछ ना कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य अवश्य मिलेंगे, जो बताते हैं कि हमारे भारत के गांव कितने संपन्न और आत्मनिर्भर थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।